हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सेंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी क्लास हो रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल के हों, चाहे यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, या वनडे के जितने भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्लास यहाँ लिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग अभी देख रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद अब हम लोग आते हैं स्वायत्त राज्यों का उदय। स्वायत्त राज्यों के उदय में हम सबसे पहले बंगाल को देखेंगे, और बंगाल में जो सबसे पहला सूबेदारी जिसको मिला था या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। देखिए, ये सूबेदार तो बना था 1717 में, लेकिन कहा जाता है कि 1707 से ही ये जो है 1727 तक ये था। हम बताते हैं क्या होता है। मुर्शीद कुली खां, इसकी नियुक्ति 1700 ईस्वी में औरंगजेब करता है। किस पद पर? दीवान के पद पर, बंगाल में। औरंगजेब 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति दीवान के रूप में बंगाल में करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये रहता तो दीवान है, लेकिन एक स्वतंत्र सूबेदार की तरह हरकत करता है ये। तो ये क्या करता है कि 1704 ईस्वी में ये अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी ट्रांसफर करता है। जो पहले ढाका था, इसे ट्रांसफर कर देता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, ढाका या ढाका, है ना, दोनों नाम मिलता है, ढाका भी या ढाका, जो आज बांग्लादेश में है। यहां से राजधानी ये कर देता है ट्रांसफर मुर्शिदाबाद। कब करता है? 1704 ईस्वी में। उसके बाद जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, यह जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, यानी अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देता है और वहां का शासक बन जाता है। कौन? मुर्शीद कुली खां। इसीलिए इसका पीरियड लिखा जाता है 1707 से 1727। लेकिन था बहुत चालाक, स्वतंत्र तो था लेकिन कंप्लीटली नहीं था। अभी भी यह राजस्व मुगल साम्राज्य में देता था। हरकतें इसकी स्वतंत्र सूबेदारी जैसी हो गई थी। ये चीज़ें समझ में आ रहा था मुगल जो है कि सम्राट को। लेकिन अब ये जो पीरियड था औरंगजेब के बाद का, वो मुगल सम्राटों के पतन का दौर शुरू हो गया था, इसलिए उनका ये फायदा उठाया था, ठीक है ना। आगे क्या होता है कि 1717 ईस्वी में, यानी 1713 में कह लीजिए, 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह बनता है। कौन? मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर। 1713 ईस्वी में बादशाह बनता है फर्रुखसियर, और यह डिमांड करता है मुर्शीद कुली खां से। क्या डिमांड करता है? यह कहता है कि हमको जो राजस्व आप दे रहे हैं उसको बढ़ा करके दीजिए। क्यों? क्योंकि बंगाल काफ़ी जो है संपन्न प्रांत है। जितना आप दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अब वहाँ इनकम हो रहा है, तो आप पहले जो राजस्व दे रहे हैं उससे ज़्यादा दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि अब हमारी सैन्य ज़रूरतों को भी आप पूरा करेंगे। अब हमें अगर ज़रूरत पड़ गई तो सेना के रूप में भी आपकी मदद करनी पड़ेगी। सेना आपको अपने पास रखना पड़ेगा, उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य को अगर सेना की ज़रूरत पड़ेगी तो उस ज़रूरत को भी आप पूरा करेंगे। इन दोनों बातों को, यानी ये जो एक और दो बातें किया था, इन दोनों बातों को ये रिजेक्ट कर देता है मुर्शीद कुली खां। कहा कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, जितना मैं दे रहा हूँ वही ले लीजिए चुपचाप। इससे ज़्यादा अगर आप डिमांड करेंगे तो वो मेरे बस का नहीं है, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब जब ये बात पता चलती है फर्रुखसियर को, तो ये क्या करते हैं कि एक फरमान जारी करते हैं, और फरमान जारी करके मुर्शीद कुली खां को सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं इनको मैं बर्खास्त कर रहा हूँ बंगाल के नवाबी से, और सस्पेंड कर करके इनको जो है वो मोहम्मद रशीद नाम के एक व्यक्ति को, या रशीद मोहम्मद या मोहम्मद रशीद नाम के एक व्यक्ति को बंगाल का सूबेदार बना करके दल बल के साथ बंगाल भेज देते हैं।
और अपना फरमान लेटर भी कि जा करके दे दीजिएगा, और अब वहाँ की सूबेदारी तुम करोगे, इनको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। तो ये अपने दल बल के साथ बेचारे चल देते हैं। 1712 की बात है, 1712 लास्ट की बात है। 1712 लास्ट का 13 ही आ गया था, क्योंकि फर्रुखसियर उस वक्त गद्दी पर बैठ गया था 13 में, उसी समय की बात है। तुरंत फर्रुखसियर बैठता है और इनसे वो डिमांड करता है, ये पूरा नहीं करते हैं, फिर इसको जो है वो बना करके वहाँ का सूबेदार भेज देते हैं। जब ये अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि चूंकि मुझे मुगल बादशाह ने मुझे नियुक्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब तो मैं वहाँ का सूबेदार हो गया हूँ, मुर्शीद कुली खां मेरे रास्ते में आएगा नहीं। लेकिन मुर्शीद कुली खां को ये बात पता चल गई थी। वो मुर्शिदाबाद के पास ही जो है पूरी तैयारी से खड़ा था कि मैं इनसे बिना युद्ध किए आसानी से बंगाल नहीं दूंगा, क्योंकि बंगाल के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैं 1700 में मेरी जब नियुक्ति हो गई थी, तब से लेकर के 1713 तक में मैंने बहुत कुछ किया है बंगाल के लिए, तो मैं इतनी आसानी से दूंगा नहीं। और उसको पता भी था कि जो मुगल बादशाह है ना, वो सब अब कमज़ोर हो चुके हैं। ये अपना जो है चले आ रहे हैं आराम से, जैसे लग रहा है बारात में जा रहे हैं लोग। जैसे ही पहुँचे मुर्शिदाबाद के पास, एक भयंकर युद्ध होता है और इनको पकड़ के सब इतना मारते हैं कि रशीद खां की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मुगल मुर्शीद कुली खां जो है क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि अब जो मैं टैक्स दे रहा था ना, अब मैं वो भी नहीं दूंगा। अभी तक तो मैं दे रहा था, तो इनको बात समझ में आया नहीं फर्रुखसियर को, ये भेज देते हैं इसको, अब मैं वो भी नहीं दूंगा। लेकिन होता क्या है कि फर्रुखसियर समझ गया कि अब मुर्शीद कुली खां के मामले में उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि खुद ही पहले वो अपना साम्राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अब मुर्शीद कुली खां से उलझना वो ठीक समझ नहीं रहते, तो वो मान्यता दे देते। वो कहते छोड़िए कोई बात नहीं है। वो समझ गए कि इससे हटाना ठीक नहीं है और इतना आसानी से मैं हटा भी नहीं पाऊंगा। तो मुर्शीद कुली खां को क्या करते हैं कि 1713 ईस्वी में एक दूसरा फरमान जारी करके इसे वहाँ का सूबेदार एक्सेप्ट कर लेते हैं, बना देते हैं कि नहीं, ये जो मैंने किया था, इनको बनाया था, अब मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तो मुर्शीद कुली खां फिर खुश हो जाता है कि चलिए अच्छा, अब हमारे ऊपर मोहर तो लग गया कि मैं यहाँ का सूबेदार हूँ, वो भी मुगल दरबार से मोहर लग गया। तब मुर्शीद कुली खां कहा कि ठीक है, जो मैं राजस्व दे रहा था अब मैं दूंगा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो अब ये मतलब कि फिक्स हो गया, मुगल दरबार से इसको मुहर लग गई सूबेदारी की, और जो राजस्व दे रहा था उसी पर फिक्स भी हुआ कि मैं उतना ही राजस्व दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा प्रांत भी चलाना है। अब ये ध्यान दिया अपने बंगाल के तरफ, बंगाल पर ध्यान दिया, भू राजस्व में काफ़ी जो है सुधार किया। इसके समय में जो आंतरिक विद्रोह थे वो मात्र 3 ही विद्रोह हुए, इससे ज़्यादा विद्रोह भी नहीं हुए। यानी वाह एवं आंतरिक विद्रोह से पूरी तरह से ये अपने समय में बंगाल को बचाए रखा। मात्र 3 विद्रोह होते हैं इसके समय में। वो 3 विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, वही एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। एक बार क्या कूट के रूप में पूछा हुआ है, वो कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो पहला विद्रोह हुआ था मुर्शीद कुली खां के समय में, वो जो है किनके नेतृत्व में हुआ था? तो जो पहला विद्रोह हुआ था वो आपका हुआ था इनके उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, यानी गुलाम मोहम्मद, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सीताराम राय, सीताराम राय, यही 3 लोग थे जो पहला विद्रोह हुआ था इसके समय में। याद रखिएगा इसको, उदय नारायण थे, गुलाम मोहम्मद थे, सीताराम राय थे। ये तीनों लोगों ने इसके समय में, मुर्शीद कुली खां के समय में पहला विद्रोह किए थे। उसके बाद जो है दूसरा विद्रोह होता है। जो दूसरा विद्रोह होता है वो सुजात खां के समय, उस विद्रोही नेता था। जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसका विद्रोही नेता था सुजात खां। और जो तीसरा विद्रोह हुआ था वो हुआ था नजात खां। ठीक है ना। तो पहला 3 विद्रोह इसके समय में हुए हैं। तीनों विद्रोहों के नेता के बारे में पूछा गया। तो पहला विद्रोह हुआ था उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद और सीताराम के मिल करके पहला विद्रोह किए थे, जिसे इसने दबा दिया। दूसरा विद्रोह सुजात खां के समय में हुआ था, इसे भी इसने दबा दिया। तीसरा विद्रोह
नजात खां के समय में हुआ, इसने इसे भी जमा दिया। इन तीनों विद्रोहियों का टोटल जितनी, ये जमींदार थे सब, ये जमींदार थे और विद्रोह कर दिए थे, तो इनकी जमींदारी छीन लेता है मुर्शिद कुली खां, और इनकी जमींदारी छीन करके अपने एक वफादार व्यक्ति को दे देता है। उसका नाम क्या है जिसे ये इन सब की जमींदारी छीन करके मुर्शिद कुली खां दे देता है? किसे देता है? अपने एक सबसे वफादार व्यक्ति को दे देता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रामजीवन। क्या नाम था? रामजीवन। इन्हीं को मुर्शिद कुली खां क्या करता है? पूरी जमींदारी सौंप देता है। अब ये क्या करता है? ध्यान देता है खेती की तरफ, किसानी की तरफ, बंदोबस्त व्यवस्था करता है। किसान, जो कमजोर किसान थे उनकी हेल्प करता है और उन्हें तकावी ऋण देता है। याद रखिएगा, तकावी ऋण देने वाला मुर्शिद कुली खां ही था बंगाल में। तकावी ऋण, ये तकावी ऋण क्या होता है? ये किसानों की मदद करने के लिए एक उनको जो है पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, जिसे तकावी ऋण कहते थे, ताकि वो अच्छी खेती कर सकें। जो जो उनको कठिनाइयां हो रही हैं पैसे के कारण, वो कठिनाइयां दूर हो जाएं, उसी को कहते हैं तकावी ऋण। यानी सरकार की तरफ से किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। किसके समय में? मुर्शिद कुली खां के समय में इसने किसानों को तकावी ऋण दिया। दूसरा क्या करता है? जमींदारों को देख लिया कि जमींदार जो है समय समय पर विद्रोह कर रहे थे, तो पहले तो सारे जितने विद्रोही थे, ये जो 3 विद्रोह आप लोग देखें, इनके भूमि को ले लेता है और ऐसे ही करता है। उसे लग गया कि जो जो जमींदार इसके प्रति वफादार नहीं है, तो काफ़ी मात्रा में जमींदारी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। यानी जमींदारी भूमि को खत्म करके उसे खालसा भूमि घोषित कर देता है। खालसा भूमि वह भूमि होती है जो सरकारी भूमि होती है। जमींदारी भूमि वो होती है जो किसी जमींदार को दे दी जाती है ना। और ये टोटल खालसा भूमि में कन्वर्ट कर देता है। टोटल तो नहीं, मैक्सिमम कर देता है। उसके बाद ये जो है ठेकेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था जिसे कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था लागू करता है बंगाल में। कौन सी व्यवस्था? इजारेदारी, या इजारा व्यवस्था भी कहते हैं, या इजारेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इजारेदारी व्यवस्था क्या है? ठेकेदारी व्यवस्था है ना। इन सारी व्यवस्थाओं को वहां पे वो लागू करता है। और इन व्यवस्थाओं को लागू, ठेकेदारी वही होता है इजारेदारी की, जैसे वहां ठेके बोली लगती है ना, जो ज़्यादा राजस्व देगा उसको दे दिया जाता था। तो इससे क्या होता है? बंगाल में कुलीन वर्ग का जन्म हो जाता है। कुलीन वर्ग का जन्म होता है, हाँ, का जन्म होता है। इसीलिए मुर्शिद कुली खां को बंगाल में कुलीन वर्ग का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। मुर्शिद कुली खां को बंगाल में कुलीन वर्ग का जन्मदाता कहा जाता है। अब आगे क्या होता है कि 1727 में इसकी क्या हो जाती है? मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, तो अब यहां पर दूसरा नवाब बनते हैं। जो दूसरा नवाब बनते हैं वो इसके दामाद जी रहते हैं। कौन रहते हैं? इसके दामाद रहते हैं। उनका नाम क्या था दामाद जी का? सरफराज, या सॉरी सरफराज तो बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं। सुजाउद्दीन रहते हैं। सुजाउद्दीन ये गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1727 ईस्वी में, और ये 39 तक रहते हैं सुजाउद्दीन, ठीक है ना। ये दामाद थे मुर्शिद कुली खां के। ये जब गद्दी पर बैठते हैं सुजाउद्दीन, तो इनके समय में क्या होता है? गुटबाजी शुरू हो जाती है। यानी कुछ ऐसे गुट तैयार होते हैं इनके दरबार में, सुजाउद्दीन के दरबार में, जिनके पास वास्तविक सत्ता चली जाती है ना। सुजाउद्दीन के समय की मैं बात कर रहा हूं। और वास्तविक सत्ता किसके? एक गुट के पास चली। और उस गुट में मुख्य रूप से अलीवर्दी खां शामिल था। उस गुट में अलीवर्दी, जो आगे चल करके अभी हम बताएंगे, अलीवर्दी खां भी बंगाल का नवाब बनता है ना। क्योंकि अलीवर्दी खां का ही जो है के लड़की का लड़का, अलीवर्दी खां के बाद ही इसका जो है नाती कह लीजिए, सिराजुद्दौला जो गद्दी पर बैठता है, काफ़ी फेमस होता है। उसी के समय कालकोठरी की घटना घटती है, जिसमें अंग्रेज़ों को ठूस देता है। बहुत कम लोगों का जगह रहता है, सैकड़ों से ज़्यादा, 150 लगभग के आसपास डाल देता है। काफ़ी लोग मर जाते हैं। वो घटना मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। तो सुजाउद्दीन के ही गुट में अलीवर्दी खां
रहता है इसी के दरबार में और गुटबाजी करता है अलवर्दी खां, ठीक है ना। और इसी के दरबार में जो है कि मोहम्मद अली नाम का एक गुटबाज था, वो भी रहता था, फतेह चंद रहता था, है ना, और शरद चंद रहते थे। ऐसे ऐसे फतेह चंद जो है कि एक बहुत बड़े सेठिया थे, वित्त विशेषज्ञ थे, वो भी इसी के दरबार में रहते सुजाउद्दीन के, लेकिन ये लोग गुटबाजी किया करते थे, है ना। आगे चल करके होता क्या कि यही सुजाउद्दीन क्या करते हैं, अंतिम समय में 39 में अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना देते हैं, नायब सूबेदार बना देते हैं, यानी इसे बिहार का नायब सूबेदार बना देते हैं। और 39 में इनकी क्या हो जाती है, 39 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका हम पहले नाम लिए थे सरफराज खां, है ना। तब वो गद्दी पर बैठता है सरफराज खां। सरफराज खां थे क्या, काफ़ी जो है अय्याश आदमी, नालायक आदमी था सरफराज खां। वो बंगाल की सूबेदारी के लायक नहीं था, लेकिन गद्दी पर बैठ जाता है सरफराज खां। ये गद्दी पर बैठता है कब, 1739 में। 40 में ही इसकी क्या होती है, हत्या हो जाती है। कौन करता है, वही अलवर्दी खां कर देता है। ये गद्दी पर बैठता है, ये काफ़ी जो है कि अय्याश टाइप का था, विलासी प्रवृत्ति का था, ये ध्यानवान तो देता नहीं था राजगद्दी कैसे चलती, बस गद्दी पर बैठ गया था, उसका पुत्र था इसलिए गद्दी पर बैठ गया था। और इसी का फायदा उठा लेता है कौन, अलवर्दी खां, जो बिहार का नायब सूबेदार था। वो क्या करता है कि मुर्शिदाबाद पर अटैक कर देता है। और वो जो गुटबाज थे ना, जो अभी हम बताएं, मोहम्मद अली मोहम्मद और अमी चंद, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसके साथ में इसका सपोर्ट करते हैं अलवर्दी खां का। वो गुटबाजी तो हो ही गया था, मैं पहले बताया, ये लोग इसका सपोर्ट करते हैं। और ये मुर्शिदाबाद में 39-40 पीरियड में, सेम इसी पीरियड में क्या करता है, अटैक कर देता है कौन, अलवर्दी खां या अलीवर्दी खां, दोनों नाम, अलीवर्दी खां अटैक कर देता है उस मुर्शिदाबाद पर। जब मुर्शिदाबाद पर अटैक करता, वहीं पर एक जगह था, नाम था गिरिया। इसी गिरिया नामक जगह पर सरफराज खां और अलवर्दी खां का युद्ध होता है, जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। इस गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां सरफराज खां को पराजित करता है और इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 1740 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन, अलवर्दी खां। जब यह बंगाल का नवाब बनता है 1740 ईस्वी में, यानी कि अलवर्दी खां गद्दी पर बैठ जाता है कब, 1740 ईस्वी में। तब इसके सामने चुनौती पेश होना शुरू हो जाता है। क्या पेश होना शुरू होता है, मराठों का अटैक होता है इसके ऊपर। जब मराठों का इसके ऊपर अटैक होता है तो ये मराठों से कैसे बंगाल को बजाता है, क्या करता है, उसके बाद फिर आ जाता है इसकी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। और सारी घटनाएं, इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।